और आगे बढ़ने से पहले आज जरा फटाफट से देख लेते हैं कि पूरे शो के दौरान न्यूज इन फोकस कौन कौन सी रहेंगी। सबसे पहले बात करेंगे कवर स्टोरी में पेटीएम की। आज आरबीआई ने एफएक्यूज जारी किए हैं और उसमें पेटीएम पर एक और प्रहार हुआ है। प्रहार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरबीआई ने एक तरह से सलाह दी है ग्राहकों को कि वो पेटीएम पेमेंट बैंक से अब दूसरे विकल्प तलाशें, वॉलेट के लिए दूसरे विकल्प तलाशें। आगे इसके क्या मायने हैं एक आम आदमी के लिए, अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए क्या छिपा है आज के एफएक्यूज में, ये विस्तार से आपको बताएंगे आगे। इसके अलावा आज बात होगी भारत बंद, जो किसानों का आह्वान था भारत बंद का, उसका कोई खास असर तो नहीं दिखा, लेकिन फिर भी क्या भारत बंद का आगे पीछे रहा, ये पूरा लेखा जोखा हम आपके बीच में लेकर आएंगे। साथ ही साथ बात होगी बाजार की। बाजार में हम समझेंगे कि ये बहार कहाँ से आई है, अब तक की क्या रुझान रहे हैं हफ्ते भर के, और अगले हफ्ते के लिए क्या कुछ ट्रैजेक्टरी रह सकती है। अनिल सिंह भी क्या कह रहे हैं स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, ये भी होगी बात आज के शो में। और साथ ही साथ हमेशा की तरह वीकेंड पर हम आपके लिए लेकर आते हैं टेक जगत की 10 बड़ी खबरें, टेक टॉप 10। ये भी आपको बताएंगे आगे कि इस हफ्ते टेक टॉप 10 में आपके लिए क्या है खास। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं फटाफट अंदाज में वो खबरें जो दिन भर छाई रही। कांग्रेस ने पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने का आरोप लगाया है। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है। माकन ने कहा कि उन्हें कल ये जानकारी मिली कि बैंकों ने पार्टी की ओर से जारी किए गए चेक रोक दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि क्राउड फंडिंग वाले अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया। माकन ने कहा कि अभी बिजली का बिल भरने के लिए और अपने कर्मचारियों के वेतन देने तक के लिए पार्टी के पास पैसा नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी एक बार फिर कांग्रेस पर बरसते नजर आए। पीएम मोदी ने आज राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान की जनता को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस न भविष्य को भांप सकती है और न ही भविष्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है। उन्होंने कहा कि मोदी को गाली देना ही कांग्रेस का एजेंडा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा को 9,750 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने रेवाड़ी में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन में कांग्रेस को घेरा और श्रीराम समेत आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि मेरे खिलाफ सारे मोर्चे खोल दिए गए, लेकिन जनता का आशीर्वाद मिल जाए तो माता बहनें ढाल बन जाती। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया, जिस पर शनिवार को चर्चा होगी। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसे में सीएम ने विधानसभा में विश्वास मत रखने का फैसला किया। वहीं दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र मार्च से पहले हफ्ते तक बढ़ाया जा चुका है। इस बीच उपराज्यपाल के अभिभाषण में बाधा डालने के आरोप में बीजेपी के 7 विधायकों को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ने के बाद कई बार इस बात को दोहराया है कि अब हमेशा के लिए वो एनडीए के साथ आ गए हैं। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान सामने आया। आज पत्रकारों से बातचीत में लालू ने सीएम नीतीश कुमार को एक तरह का खुला ऑफर दे दिया। लालू प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला रहता है, आएंगे तो देखेंगे। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को पाला बदलने की आदत है। दिल्ली के अलीपुर इलाके के दयाल मार्केट में मौजूद एक पेंट फैक्ट्री में कल शाम आग लग गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री में धमाके के बाद आग लगी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों का मानना है कि फैक्ट्री में रखे केमिकल की वजह से ब्लास्ट हुआ। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर आरबीआई ने ग्राहकों को राहत दी है।
अब पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए 15 मार्च तक जमा निकासी की जा सकती है। आरबीआई ने इसको लेकर एक FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी जारी किए हैं। यानी 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कोई डिपॉजिट नहीं होगा। आरबीआई ने ग्राहकों को पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट बंद करने की सलाह भी दी है। आरबीआई ने पेटीएम से कहा है कि वो बैंक ग्राहकों को पैसे निकालने में मदद करें। इसके साथ ही पेटीएम के फास्टैग ग्राहकों को भी राहत मिली है। आरबीआई के मुताबिक पेटीएम के फास्टैग जितना बैलेंस उसमें बचा हुआ है ग्राहक उसका इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन पेटीएम फास्टैग से दूसरे फास्टैग में बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा। और इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने फास्टैग के लिए दूसरे विकल्प तलाशने की बात भी कही है। और यही नहीं, अगर पेटीएम QR कोड पेटीएम पॉज टर्मिनल पर बैंक अलग है तो लेन देन जारी रहेगा, लेकिन सब कुछ पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़ा है तो लेन देन 15 मार्च तक ही कर पाएंगे। जो FAQs आज आए हैं इनको विस्तार से समझने के लिए और एग्जैक्टली हुआ क्या है, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, इनको एक एक कर समझते हैं। मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो आपको तफसील से समझाएंगे कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। ब्रजेश जी, पहला सवाल, पेटीएम पेमेंट्स बैंक वाले खाते में सरकारी स्कीम का भी लाभ आता है, इसलिए सबसे ज्यादा इसी को लेकर सवाल हैं। सैलरी आती है, किस्त आती है, बिल आता है, सब्सक्रिप्शन का पैसा कटता है, तो ऐसे लोग क्या करें? बिल्कुल, ये चीज़ बहुत साफ तरीके से समझ लेनी चाहिए कि खाते में किसी भी तरह का कोई रिफंड आना है, कोई कैशबैक आना है, कहीं से कोई ब्याज आना है, तो ये सारी चीज़ें जो है 15 मार्च के बाद भी जारी रहेंगी। इसको लेकर लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं से अगर कोई रिफ़ंड आने वाला था तो वो रिफ़ंड अब नहीं आ पाएगा, या उनका कैशबैक जो है आने वाला था वो नहीं आ पाएगा। ऐसा नहीं है। कैशबैक, रिफ़ंड, ब्याज जैसी चीज़ें आती रहेंगी 15 मार्च के बाद भी। ओके, तो ये तो पहला कंफ्यूजन दूर हुआ। अब दूसरा सवाल ये है ब्रजेश जी कि क्या खाते में कोई रिफंड, कैशबैक, ब्याज आना है तो वो क्या 15 मार्च के बाद भी आता रहेगा? हालांकि इस पर आपने अभी बताया कि वो आता रहेगा, लेकिन थोड़ा और विस्तार से समझाएं उसे। बिल्कुल, जहां तक अगर पेटीएम पेमेंट बैंक के वॉलेट में पैसे पड़े हुए हैं तो उसका इस्तेमाल आप खर्च में कर सकते हैं। आप उसको दूसरे बैंक में या दूसरे बैंक के वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर मिनिमम KYC वाला जो है वॉलेट होगा तो वहाँ पर उस रकम का इस्तेमाल केवल जो दुकानदारों को पेमेंट होता है, जिसको मर्चेंट पेमेंट कहते हैं, उसके लिए ही किया जा सकेगा, उसके अलावा नहीं किया जा सकेगा। ये सवाल था कि अगर आपके वॉलेट में पैसे पड़े हैं तो उसका इस्तेमाल आप कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, इस पर ब्रजेश जी ने आपको तफसील से बातचीत दी। और जैसा हमने ब्रजेश जी से पूछा भी था कि पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट में पैसों का इस्तेमाल क्या 15 मार्च के बाद भी जारी रहेगा? इसके अलावा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में वॉलेट है तो क्या बंद करके रकम दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है? समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पेटीएम के फास्टैग हैं। तो पेटीएम फास्टैग का इस्तेमाल 15 मार्च के बाद नहीं हो सकेगा। ना तो आप इसमें रकम जोड़ सकेंगे और ना ही इसकी बेहतर यही होगा कि इसके बदले इस रकम का रिफ़ंड ले लें और किसी दूसरे बैंक का या किसी दूसरी संस्था का जो है पेटीएम वॉलेट है वो इस्तेमाल करने की नसीहत जो है वो रिजर्व बैंक की तरफ से दी जा रही है। और कुछ जानकारी ब्रजेश जी जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, जो जाननी ज़रूरी हो वॉलेट से, पेमेंट से, ट्रांसफ़र से, तो प्लीज़ बताएं। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पेटीएम फास्टैग का पैसा है वो किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। ऐसे में सुझाव रिजर्व बैंक की तरफ से है जो है वो ये है कि बेहतर होगा कि जो बची हुई रकम है या तो उसको इस्तेमाल कर लें या पेटीएम पेमेंट बैंक से जाकर रिफ़ंड ले लें और उस रिफ़ंड से दूसरी किसी कंपनी का फास्टैग खरीद लें। जी, तो ये है फास्टैग से जुड़ी हुई राय जो ब्रजेश जी ने बताई है। ब्रजेश जी, और भी बहुत सारे सवाल हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आपके मन में कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो जो आप देना चाहें पेटीएम पेमेंट बैंक की, मोबिलिटी कार्ड
या दूसरे जो उससे जुड़े हुए पहलू हैं उस पर कुछ आप जानकारी देना चाहें। इस बात को समझना कि अगर किसी के पास पेटीएम का क्यूआर कोड है, पेटीएम का साउंड बॉक्स है या पेटीएम का पीओएस टर्मिनल है, लेकिन जो रकम वो उस क्यूआर कोड से या पीओएस टर्मिनल से ले रहे हैं वो अगर किसी दूसरे बैंक में जाती है, यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नहीं जाता है, तो उनके पास ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी क्यूआर कोड, पीओएस टर्मिनल और जो साउंड बॉक्स है, ये सब कुछ काम करता रहेगा, बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर रकम पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जाती है तो उन्हें अपना क्यूआर कोड जो है वो बदलवाना पड़ेगा। जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा बैंक, उसकी मदद से उनके लिए क्यूआर कोड को बदलवाना ज़रूरी होगा, क्योंकि रकम भविष्य में 15 मार्च के बाद से पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नहीं ली जा सकेगी। देखिए, ये जो ब्रजेश जी ने जानकारी दी है, ये सबसे ज़्यादा ग्राहकों के बाद दुकानदारों के लिए, ख़ासतौर से छोटे दुकानदार जो क्यूआर कोड पेमेंट्स लेते हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो ब्रजेश जी ने बताया। और उसमें क्या कुछ अब आपको करना है, ये तफसील से ब्रजेश जी ने आपको जानकारी दी। तो एक आम ग्राहक को क्या करना है और एक व्यापारी को, कारोबारी को क्या करना है, ये थी वो तमाम जानकारियाँ। चलिए, और अब बिजनेस जगत से जुड़ी उन खबरों का रुख कर लेते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर एंटेरो हेल्थ केयर के शेयरों की बाजार में 2% डिस्काउंट पर एंट्री हुई है। आईपीओ के तहत इसके शेयर 1,258 रुपये के भाव पर जारी हुए थे। इसके आईपीओ को मिला जुला रिस्पांस मिला था और हर कैटेगरी के निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्सा पूरा भर नहीं पाया था। ओवरऑल ये करीब 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। लिस्टिंग के बाद इसके शेयरों में और गिरावट देखने को मिली और आखिर में ये 8.5% से ज़्यादा गिरकर 1,150 के भाव पर बंद हुआ। स्पाइस जेट के प्रमोटर अजय सिंह ने दिवालिया हो चुके एयरलाइंस गो फर्स्ट के अधिग्रहण के लिए बोली लगाई है। उन्होंने बिजी बी एयरवेज के साथ निजी हैसियत से ये बोली लगाई है। स्पाइस जेट ने आज ये जानकारी दी है। बोली के मुताबिक स्पाइस जेट ऑपरेटिंग पार्टनर के तौर पर काम करेगी और ये नई एयरलाइन के लिए स्टाफ सर्विसेज मुहैया कराएगी। इस सहयोग से दोनों एयरलाइंस के बीच तालमेल पैदा होने की उम्मीद है। अजय सिंह ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि गो फर्स्ट में अपार संभावनाएं हैं और स्पाइस जेट के साथ तालमेल में काम करते हुए इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने यूरोपियन ऑटो कंपनी फॉक्सवैगन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स की सप्लाई के लिए करार किया है। महिंद्रा ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी अपने इंग्लो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म की एक खास रेंज को फॉक्सवैगन के एमईवी और यूनिफाइड सेल से लैस करेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा इंग्लो प्लेटफॉर्म पर 5 इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करेगी। इंग्लो प्लेटफॉर्म के लिए फॉक्सवैगन इलेक्ट्रिक पार्ट सप्लाई करेगी। इस डील के बाद आज महिंद्रा के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली। इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने ग्राहकों को बड़ा गिफ्ट दिया है। कंपनी ने अपने सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर भारी डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। ओला ने अपनी सभी स्कूटर्स के दाम में 25,000 रुपये की कटौती की है। कीमतों में यह कटौती सिर्फ फरवरी महीने तक ही सीमित है। कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर इस ऑफर का ऐलान किया। ओला के S1 X प्लस, S1 एयर और S1 प्रो पर यह ऑफर मिलेगा। टू व्हीलर बनाने वाली इंडिया यामाहा मोटर करीब 3 लाख स्कूटर को रिकॉल कर चुकी है। ये यूनिट 125 सीसी स्कूटर मॉडल रे ZR 125, फसीनो 125 की हैं। स्कूटर्स में ब्रेक के कल पुर्जे ठीक करने के लिए इन्हें वापस मांगा जा रहा है। यामाहा ने कहा कि वो 1 जनवरी 2022 से 4 जनवरी 2024 के बीच बनी स्कूटर यूनिट्स को तत्काल प्रभाव से वापस मांग रही हैं। कंपनी ने बयान में कहा कि प्रोडक्ट्स की हाई क्वालिटी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को लेकर वो प्रतिबद्ध है। इसी के तहत कंपनी ने स्वैच्छिक रूप से 125 सीसी के स्कूटर्स की लगभग 3 लाख यूनिट्स को वापस मंगाने की कोशिश की है। इसरो कल यानी 17 फरवरी की शाम 5:35 पर देश का सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। एडवांस मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से GSLV F-14 रॉकेट से की जाएगी।
यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रेव पार्टी में सांपों का जहर इस्तेमाल करने के मामले में FSL की रिपोर्ट सामने आ गई है। सांपों का जहर सप्लाई करने वालों में एल्विश यादव का नाम सामने आया था। बिग बॉस OTT 2 शो से बाहर आने के बाद से ही वो लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। इस केस में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL की रिपोर्ट में बताया गया है कि ये कोबरा करैत प्रजाति के सांपों का जहर था। बीते साल 1 नवंबर को नोएडा पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद 5 सपेरों को सांप के जहर के साथ गिरफ्तार किया था। और अब बात बाजार की। शेयर बाजार लगातार चौथे दिन तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 376 अंक मजबूत होकर 72,426 और निफ्टी 130 अंक मजबूत होकर 22,041 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में 166 अंकों का उछाल रहा। आज की तेजी में सबसे बड़ा योगदान ऑटो, IT और रियल्टी इंडेक्स का रहा। मार्केट में पूरा एक्शन बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरुण। देखिए, बाजार में आज तेजी का लगातार चौथा दिन था और हफ्ते की अंत जो है बाजार के लिए काफ़ी पॉजिटिव नोट पे हुआ है। निफ्टी 22,000 के ऊपर था और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इस पूरे हफ्ते में 1% के आसपास की तेजी जो है वो बाजार में देखने मिली है। आज भी अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल सेटअप अच्छा था, खबरें भी काफ़ी हद तक अच्छी आई और इसका इम्पैक्ट काफ़ी सारे स्टॉक्स, काफ़ी सारे सेक्टर्स पर देखने मिला। केवल कुछ हद तक अगर आप देखेंगे तो पावर, रेलवे और सरकारी बैंक्स में थोड़ा बहुत प्रेशर था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चौतरफा तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखने मिली है। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो विप्रो यहाँ पे बेहतरीन तेजी थी। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी। M&M आपने देखा था कि थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छी खासी तेजी थी। फ्राइडे भी इसमें करीब 3-4% के आसपास के गेंस थे। SBI लाइफ, अडानी पोर्ट्स जैसे काउंटर से जहाँ पे अच्छे खासे गेंस थे। लूजिंग एंड पे पावर ग्रिड, ONGC, SBI, ब्रिटानिया जैसे काउंटर से जहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली। खबरों के चलते अगर आप देखेंगे तो रेन इंडस्ट्रीज में तेजी थी। स्पाइस जेट यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने मिली क्योंकि खबर आई कि गो फर्स्ट में अजय सिंह जो है वो यहाँ पे कुछ स्टेक खरीद सकते हैं, इस तरह की खबरें है। उसके बाद इस स्टॉक में तेजी थी। ग्लेनमार्क फार्मा में अच्छे खासे गेंस थे। इसके अलावा गुजरात गैस यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। इनकी जो आगे के लेकर कमेंट्री है वो थोड़ी कमज़ोर थी। अनिल सर ने सुबह यहाँ पे बिकवाली की सलाह भी दी और स्टॉक में देखिए आज अच्छे खासे 5-6% के आसपास की गिरावट देखने मिली। इसके अलावा टॉप गेनर्स की बात करें तो फार्मा स्पेस यहाँ पे अच्छी खासी तेजी थी। नैटको फार्मा 17-18% के आसपास के गेंस यहाँ पे देखने मिले। न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये वो स्टॉक्स थे जहाँ पे तेजी थी। फेडरल बैंक में काफ़ी बेहतरीन गेंस देखने मिले। इनफैक्ट यहाँ पे अनिल सर ने इसको आज के 2000 में रेकमेंड किया था और स्टॉक में देखिए काफ़ी बेहतरीन तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है। कुछ लूजर्स मिड कैप स्मॉल कैप की अगर बात करेंगे तो संदूर मैग्नीज, EIH, ल्यूमेक्स ऑटो, आदित्य बिरला फैशन जैसे काउंटर से जहाँ पे गिरावट देखने मिली। लेकिन एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन था भारतीय बाजारों के लिए। हरे निशान में हम बंद हुए हैं। इनफैक्ट पूरा हफ्ता अगर आप देखेंगे तो शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन पूरे हफ्ते का अंत आते आते अगर देखेंगे आप तो मार्केट का मोमेंटम जो है वो सुधरता हुआ नजर आया और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी बेहतरीन गेंस देखे गए हैं। जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। DAC यानी कि डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने कई रक्षा उपकरणों को जो खरीद है उसको मंजूरी दे दी है। जी बिजनेस ने पहले ही यह खबर दिखाई थी। आज हुई DAC की बैठक में 80,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी मिली है। ज़्यादातर उपकरण मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाएंगे। जी बिजनेस ने पहले ही ये जानकारी दी थी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और BEL जैसी कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं। जी बिल्कुल, एक बार फिर जी बिजनेस की खबर पे लगी है मोहर। जैसा कि पिछले मंगलवार को हमने दिखाया था कि फ्राइडे के दिन DAC की बैठक होने जा रही है। बिल्कुल आज राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के अध्यक्षता में ये बैठक DAC की बैठक हुई है। इस DAC में जैसे कि हमने बताया था ये संभावना है कि जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं जो स्पेसिफिकली सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेके एक बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। उसी के साथ साथ जैसे कि हमने बताया था एयर डिफेंस टैक्टिकल रडार सिस्टम्स को भी खरीदने पे मंजूरी मिल सकती है भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा। ये दोनों अनाउंसमेंट जो हमने बताए थे इन दोनों पे मोहर लग चुकी है। इन दोनों का AON जो है वो भारतीय सेना की तरफ से, भारतीय नौसेना की तरफ से, भारतीय वायुसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि भारतीय तट सेना है उनकी तरफ से भारतीय रक्षा मंत्री ने, रक्षा मंत्रालय की तरफ से AON साइन निकाल दिया गया है। इसी के साथ साथ दो बड़े और जो ऑर्डर्स AON जिसके लिए
लिए बताए गए हैं वो माइन स्वीपर्स हैं, एंटी माइन सिस्टम्स हैं और एंटी टैंक सिस्टम्स हैं, जिसको एक बड़ी सफलता बताया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो टॉर्पेडो मिसाइल्स होते हैं, लॉन्ग रेंज टॉर्पेडोज होते हैं, उसको भी डीएसी में अप्रूवल मिला है। बरई बाजार फिर नई रिकॉर्ड ऊंचाई छूने को तैयार है, लेकिन ब्रोकरेजेस अब बाजार की तेजी को लेकर थोड़ा सतर्क हो रहे हैं। क्या है इसकी वजह, बताने के लिए हमारे साथ हैं आशीष। देखिए, बाजार में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। खासतौर पर अगर आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप में बड़ा रन अप देखने को मिला, और इसी के साथ दो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं, नोट्स आए हैं, कोटक की तरफ से और एचडीएफसी इंस्टीट्यूशनल की तरफ से, जहां पर ये बताया जा रहा है कि फिलहाल अब वैल्यूएशन का डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिला है। अच्छा, कोटक की जो रिपोर्ट आई है, जो नोट आया है, इसकी हेडिंग ही काफ़ी अच्छी है, नो फियर ओनली ग्रीड। यानी ये कह रहे हैं कि जितनी छोटी कंपनी, जितनी खराब बैलेंस शीट और जितना वीक बिजनेस मॉडल, बाजार फिलहाल उन्हें सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहा है। वहीं अगर आप बात करें लार्ज कैप कंज्यूमर, आईटी और फार्मा कंपनी की, तो इनकी वैल्यूएशन फिलहाल ठीक ठाक लो चल रही है। केपेक्स फोकस जो बिजनेसेस हैं, इनमें रनअप अभी शुरुआत हुआ है, तो यहाँ पर जो ओवर वैल्यूएशन की चिंता है वो थोड़ी सी मीडियम है, यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एचडीएफसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, बहुत बड़ी और बहुत डिटेल रिपोर्ट आई है, जहाँ पर हिस्टोरिकल एनालिसिस करके बताया गया है कि अब तक ऐसा जब सिनेरियो आया है कि जहाँ पर हिस्टोरिक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है, तब इसके बाद क्या होता है। जैसे मिसाल के तौर पर निफ्टी 50 में ये मान रहे हैं कि ऐतिहासिक प्राइस टू बुक यानी हिस्टोरिक एवरेज वैल्यूएशन के लिहाज से प्राइस टू बुक के हिसाब से देखेंगे तो 114% पर चल रहा है। यानी निफ्टी के 66% जो कंपोनेंट्स है, जो स्टॉक्स हैं वो अपनी एवरेज वैल्यूएशन से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यानी वैल्यूएशन अब ओवर प्राइस्ड है, ओवर वैल्यूड है, महंगे नजर आ रहे हैं। सिमिलरली अगर आप देखें तो निफ्टी मिड कैप में 67% स्टॉक ऐसे हैं जो ओवर वैल्यूड है, हाइप्ड है, और स्मॉल कैप में ये आंकड़ा और ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 70% के आसपास है जो अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। प्राइस टू बुक के लिहाज से स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं। यानी दो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इशारा काफ़ी साफ है, और इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो डीसिंक आपको देखने को मिल रहा है, यानी जो तालमेल नहीं है प्राइस के बीच में और वैल्यूएशन के बीच में, हो सकता है कि आगे भी जायज़ रहे, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें, थियोरेटिकली आप देखें तो मार्केट्स में स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़े ओवर वैल्यूड है। और तीसरी तिमाही में कैसा रहा आईटी सेक्टर का प्रदर्शन और अब आगे कैसा रहेगा हाल, बताने के लिए हमारे साथ हैं नुपुर। आईटी स्टॉक्स में भरपूर एक्शन, आईटी सेक्टर फोकस में और इंडेक्स में भी देखा कि मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखा। क्या है कारण? क्योंकि क्वार्टर 3 के नतीजे आए थे वो अनुमान से काफ़ी बेटर आते हुए दिखे थे। अब उम्मीदें यही है कि आईटी सेक्टर एक अच्छी रिकवरी की तरफ आते हुए दिख रहा है, चाहे वो क्वार्टर 4 हो या फिर FY25। अधिकतर आईटी कंपनीज के जो नतीजे रहे थे वो अनुमान से बेटर आते हुए दिखे थे। मार्जिन फ्रंट पे आपको आउट परफॉर्मेंस नजर आएगी। FY25 में ये भी माना जा रहा है कि टेक बजट में हल्की बढ़त की उम्मीद है। मैनेजमेंट की कमेंट्री सरप्राइजिंगली पॉजिटिव आती हुई दिखी थी और आगे की जो ग्रोथ विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्राइसिंग एनवायरनमेंट को लेकर मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि यहाँ से स्टेबल ही रहेगा, जिसकी वजह से मार्जिन्स में आपको सुधार होते हुए नजर आएगा। क्लाइंट्स के जो सेंटिमेंट है वो भी सुधरते हुए अब नजर आ रहे हैं, इसीलिए सिर्फ LTI, माइंट्री और एम्फेसिस को छोड़ के बाकी सारी आईटी कंपनीज के जो नतीजे आए थे क्वार्टर 3 के वो अनुमान से बेटर आते हुए दिखे थे। सिर्फ इन्फोसिस और विप्रो को हटा दें जिनकी जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ थी वो कमज़ोर थी, लेकिन बाकी की जो आईटी कंपनीज है सीजनली जो तीसरी तिमाही होती है वो कमज़ोर होती है, उसके बावजूद भी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिखी थी। अधिकांश कंपनियों के जो डील वैल्यू है वो भी कंफर्टेबल रेंज में फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं। यूके एंड यूरोप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका में थोड़ा तनाव है लेकिन वो भी आगे चल के सॉर्ट आउट होने की उम्मीद है। अट्रिशन रेट की बात करें तो लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको यहाँ पे गिरावट नजर आएगी। आई की गाइडेंस में हालांकि कंपनी ने थोड़ी सी कटौती की है, लेकिन मार्जिन फ्रंट पे कोई बदलाव मैनेजमेंट की तरफ से नहीं आते हुए दिखा है। FY25 में बेटर प्राइसिंग जो होगी उससे मार्जिन्स में अच्छे सुधार की उम्मीद है। और इनफैक्ट आईटी कंपनीज के वैल्यूएशन भी अगर आप देखें तो 10 साल के हिस्टोरिकल एवरेज से फिलहाल मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स अपने निचले लेवल पर ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और आइए अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सोमवार के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं।
सोमवार सुबह के लिए अमेरिकी बाजारों से बेहद इंटरेस्टिंग संकेत मिल सकते हैं और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि डाउ फ्यूचर्स से 50 पॉइंट नीचे और नैस्डैक फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर, यानी दोनों ही इंडेक्स अलग अलग दिशा में जाने को तैयार है आज रात अमेरिका में, तो वहां से संकेत लेंगे। दूसरा संकेत सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आज लगातार चौथे दिन जब हम अच्छे मजबूत बंद हुए, कंट्रीब्यूशन किसका है? क्या ट्रेडर्स भी खरीदारी कर रहे हैं या फंड और एफआईज भी? लेकिन कुल मिलाकर किसी की भी खरीदारी हो, नंबर्स मजबूत है, बाजार तकनीकी तौर पर मजबूत है। तो ऐसे तो नीचे आने के संकेत कम है, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट ने सपोर्ट नहीं दिया और अगर हम नीचे खुल भी गए तो 21,900 21,950 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। आसानी से टूटने वाला जल्दी से है नहीं, कम से कम शुरुआती कारोबार में तो नहीं। और ऊपर में 22,125 पर हमने डबल टॉप बनाया है, नया लाइफ हाई तो खुले आकाश में। लेकिन एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं, इस बार अगर हमने नया लाइफ हाई बनाया तो इस बार हम 150-200 पॉइंट से नहीं बनाएंगे, इस बार थोड़ा बड़ा और लंबी तेजी वाला मामला बनेगा, क्योंकि 2 बार टॉप बनाने के बाद एक अच्छे करेक्शन जो हमने देखे मिड कैप, स्मॉल कैप और पीएसयू शेयरों में और जो दिग्गजों में, उसके बाद जो नए सेट ऑफ इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने थोड़े अगले लंबे व्यू से जो तेजी की है, तो इस बार नए लाइफ हाई पर तेजी थोड़ी लंबी बनेगी। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, सपोर्ट आपका 46,175 की रेंज का रहेगा और ऊपरी स्तर पर एक बार 46,600-700 के आसपास हल्की फुल्की रुकावटें पार करके निकले तो 46,900 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा खरीदारी बनी रहेगी, सरकारी कंपनियों में तेजी का माहौल बना रहेगा, आईटी शेयर, फार्मा शेयर मजबूत दिख ही रहे, वहां पर भी खरीदारी होने के पूरे आसार। सो ओवरऑल मार्केट में कोई खास समस्या है नहीं, मूड माहौल पॉजिटिव है, सेंटीमेंट बेहतर है और पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद इस हफ्ते उतार चढ़ाव के बाद बाजार ने जो तेजी की रफ्तार पकड़ी है उसे अगले हफ्ते हम आगे और बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। रूस की माने तो वो कैंसर की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि जो वैक्सीन तैयार हो रही है वो किस टाइप के कैंसर में कारगर होगी, लेकिन मेडिकल साइंस के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग इसे उम्मीदों भरी नजर से देख रहे हैं। कैंसर यानी एक ऐसी बीमारी जो न केवल जानलेवा है बल्कि अधिकांश मामलों में यह तब डिटेक्ट होता है जब ये रोगी को पूरी तरह से अपनी जद में ले चुका होता है। लेकिन इस घातक बीमारी को लेकर उम्मीद की एक नई किरण जगी है। बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल रूस ने दावा किया है कि वो कैंसर के वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है। मेडिकल साइंस की दुनिया में ये एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी। तभी तो खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस बड़ी खबर को दुनिया के सामने साझा की है। पुतिन ने साफ किया कि जल्द ही कैंसर की वैक्सीन सभी के सामने होगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि रूस इम्यूनोमॉड्यूलेटरी दवाओं के निर्माण के भी बहुत करीब पहुंच गया है। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हालांकि पुतिन ने ये साफ नहीं किया कि कैंसर के जिस वैक्सीन को रूस विकसित कर रहा है वो किस टाइप के कैंसर से लड़ने में मददगार साबित होगा और ये कैसे काम करेगा। फिलहाल तो कई देश और कंपनियां कैंसर की वैक्सीन तैयार करने में लगी हुई हैं। इनमें रूस के अलावा ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका मुख्य है। पिछले साल ही ब्रिटिश सरकार ने पर्सनलाइज्ड कैंसर के इलाज के लिए क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया था। ब्रिटेन ने इसके जरिए 2030 तक 10,000 कैंसर मरीजों तक पहुंच बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं फार्मा कंपनी मॉडर्ना और मर्क एंड कंपनी भी कैंसर की वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है। ये सभी R&D शुरुआती चरण में है। खासकर घातक कैंसर में एक स्किन कैंसर मेलेनोमा को लेकर फार्मा कंपनियों को कुछ सफलता हाथ लगी है। मॉडर्ना के टीके को मर्क के कीटूड़ा दवा के साथ जोड़ा गया तो इससे सकारात्मक परिणाम सामने आए। इससे स्किन कैंसर का खतरा 44% कम पाया गया। फिलहाल तो भारत ने भी खासकर ब्लड कैंसर के इलाज के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत ने स्वदेशी तकनीकी पर आधारित सस्ती CAR-T सेल थेरेपी विकसित की है जो बेहद असरकारी साबित हो रही है। मौजूदा समय में कैंसर का खतरा ज्यादा घातक हो चुका है। हर साल दुनिया भर में करीब 1 करोड़ लोगों की कैंसर की बीमारी से मौत हो जाती है, जबकि हर साल 2 करोड़ नए मरीज कैंसर की चपेट में आ जाते हैं। ये आंकड़े WHO के हैं। WHO की माने तो करीब 5 में से 1 व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी न कभी कैंसर का शिकार हो जाता है। करीब 9 में से 1 पुरुष और 12 में से 1 महिला की इस बीमारी से मौत हो जाती है। ऐसे में रूस की वैक्सीन के बाजार में आने से कैंसर से लड़ने में काफी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के मिसमैनेजमेंट की हदें पार हो गई हैं। सिविल एविएशन खुद मान रहा है कि एयरपोर्ट पर क्षमता से ज्यादा विमान उड़ रहे हैं। रनवे पर विमानों की भारी भीड़ है।
कई विमान हवा में घंटों बेवजह उड़ रहे हैं क्योंकि उनको ग्राउंड होने के लिए क्लियरेंस ही नहीं मिल रही और ग्राउंड पर पैसेंजर अलग परेशान हैं। सबसे दुखद यह है कि कल व्हीलचेयर नहीं मिलने से एक बुजुर्ग यात्री की मौत हो गई। उन्हें व्हीलचेयर नहीं मिली, उन्हें 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और उसके बाद उनकी मौत हो गई। कौन है इसका जिम्मेदार? सफाई जरूर आई है इस मुद्दे पर एयरलाइंस की, लेकिन सवाल यही है कि इस मिसमैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार कौन? जी बिजनेस की जानकारी के मुताबिक दिक्कतें अभी और बढ़ने वाली हैं। 19 फरवरी से 30 मार्च तक रोजाना 100 से ज्यादा शेड्यूल्ड और निजी फ्लाइट्स पर असर पड़ने वाला है। एविएशन में सबसे बड़ी हिस्सेदार इंडिगो रोजाना 6 से 12 फ्लाइट्स कैंसिल करने की तैयारी में है। अब इसीलिए आज जी बिजनेस आपके बीच में 10 सवाल लेकर आया है। ये सवाल हैं यात्रियों की तरफ से और किन के लिए हैं ये भी सुन लीजिए। ये सवाल हैं एयरपोर्ट मैनेजमेंट के लिए, सरकार के लिए, एयरलाइंस के लिए, सबके लिए। पहला सवाल, एयरपोर्ट पर कंजेशन के लिए जिम्मेदार कौन? आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा? एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करने की प्रवृत्ति प्रतीत होती है, लेकिन जिम्मेदारी कोई ठोस लेगा या नहीं? दूसरा सवाल आज का हमारा, सरकार ये कह रही है कि एयरपोर्ट जो मैनेजमेंट है उसने लिमिटेड मार्जिन समय से में ज्यादा स्लॉट दे दिए हैं। बहुत कम समय है और स्लॉट जो है वो कंपनीज को यानी कि एयरलाइंस को दे दिए गए। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये तो एक तरह से आपका मिसमैनेजमेंट हुआ, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? तीसरा सवाल है हमारा, जो भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसका खामियाजा आप यात्रियों को क्यों भुगतने के लिए कह रहे हैं? इसमें यात्रियों की क्या गलती? यात्री आ रहा है, महीनों पहले से उसने अपना टिकट बुक करके रखा हुआ है, आज अचानक से पता चलता है कि साहब फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी खामियाजा आखिर यात्री क्यों भुगते? आज का हमारा चौथा सवाल इस पूरे मुद्दे से जुड़ा हुआ, इमरजेंसी में रीशेड्यूल का विकल्प क्या सही है? रीशेड्यूल का विकल्प आप जरूर दे रहे हैं लोगों को, लेकिन मुझे बताइए कोई इमरजेंसी काम के लिए घर जा रहा था या फिक्स था, उसका साल भर से उसका पूरा फिक्स था। ज्यादातर लोग इसी तरह से घर जाते हैं फ्लाइट्स में। ये कोई बड़े टेक्नोक्रेट्स या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की नहीं है कि आप आज की फ्लाइट कैंसिल हुई तो शाम की पकड़ ली और शाम की कैंसिल हुई तो कल की पकड़ ली। महीनों महीनों के इंतजार के बाद लोग अपने घर जाने की प्लानिंग करते हैं छुट्टियों के हिसाब से। अगर आप उनको रीशेड्यूल का विकल्प दे रहे हैं तो क्या ये सही है? आप आज बोल सकते हैं कि आज जो आपको इमरजेंसी है, कोई बात नहीं, इमरजेंसी को कहिए कि 15 दिन बाद आए। ऐसा होता है क्या? यह है हमारा आज का चौथा सवाल। एक बड़ा लॉजिक दिया जा रहा है कि साहब हम तो रिफंड दे देंगे, तो क्या किराया रिफंड करने से आपकी गलतियों पर पर्दा डल जाएगा? यह है आज का हमारा पांचवा सवाल कि किराया रिफंड कर दिया तो क्या आपका मिसमैनेजमेंट दूर हो जाएगा, उस पर पर्दा डल जाएगा? छठा सवाल है, फ्लाइट कैंसिल से बढ़े किराए की भरपाई कौन करेगा? रीशेड्यूल करने का मतलब आप कह रहे हैं कि कोई दूसरा हम आपको विकल्प दे देंगे। नहीं चाहिए विकल्प, उस समय फिट नहीं बैठ रहा है। आप अपनी फ्लाइट्स को रीशेड्यूल कस्टमर के हिसाब से तो नहीं करेंगे, उसे कहेंगे कि आप हमारे हिसाब से रीशेड्यूल अपना प्लान कीजिए, और अगर नहीं करते हैं तो फिर आप पैसा वापस ले लीजिए। पैसा वापस लेना है, अपने हिसाब से रीशेड्यूल करना है, उसका किराया जो बढ़ गया है इतना, उसका भरपाई कौन करेगा? यह छठा सवाल। सातवां सवाल, कंजेशन का अनुमान नहीं था आप लोगों को या आपने उसकी प्लानिंग नहीं की? ये तो सरासर इनएफिशिएंसी है। तो कंजेशन का अनुमान नहीं था तो इनएफिशिएंसी, और अगर आपकी प्लानिंग नहीं थी तो आपकी इनएफिशिएंसी। प्लानिंग नहीं थी तो इसकी भरपाई कौन करेगा, और इसके लिए जिम्मेदार एक ग्राहक कैसे हो सकता है? इसके अलावा जो एक बात कही जा रही है कि एयर स्पेस इंफ्रा ही इतना लचर है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो तय करेंगे, ये सरकार तय करेगी, डीसीजीए तय करेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी तय करेगी, लेकिन कोई तो करे। जिम्मेदारी किसकी होगी और ये बताए लोगों को कि ये किसकी जिम्मेदारी है और उस पर एक्शन भी हो। नवा सवाल जो इन सब से जुड़ा हुआ है कि ऐसे हालात में एयर स्पेस सेफ्टी कैसे सुनिश्चित होगी? इतना बड़ा ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट पर ये पूरा मिसमैनेजमेंट सामने आया, तो फिर हम सेफ्टी की उम्मीद किससे करें? इस तरह से क्या सेफ्टी होगी? और आखिर का हमारा 10 सवाल जो हमने कहा, 10वां सवाल जो 9 सवालों का मजमून है, जिस्ट है, वो ये कि क्या कोई पैसेंजर की सुनने वाला नहीं है? क्या एक दूसरे पर ही आप जिम्मेदारियां थोपते रहेंगे तो पैसेंजर की सुनने वाला कोई नहीं? क्या उसको कंपनसेशन भी दिया जाएगा कभी? क्या उसके साथ डिस्कम्फर्ट अलाउंस की आज बात हो रही थी हमारे शो पर, क्या वो दिया जाएगा? क्या उसको
ऐसे इस तरह से कंपनसेट किया जाएगा कि उसको लगे कि हाँ वो ठगा नहीं गया है? थोड़ा सा और बातचीत कर लेते हैं। अमरीश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, ये जी बिजनेस के 10 सवाल हैं। लगता नहीं कि इन 10 में से किसी भी सवाल के जवाब एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट मैनेजमेंट या एयरलाइंस के पास हो, लेकिन आगे अब क्या होने जा रहा है? इसी तरह से भुगतना होगा? देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास नहीं है सवालों के जवाब, मुंबई एयरपोर्ट के पास नहीं है सवालों के जवाब, एयरलाइंस के पास नहीं है सवालों के जवाब, लेकिन सरकार को इन सभी की वजह जरूर पता है। इन सभी की वजह, दो मुख्य वजह है। पहला तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और दूसरा है एयरलाइंस। एयरलाइंस ने अपने जो स्लॉट उनको दिए गए थे उसका पालन नहीं किया। वो उनके शेड्यूल से जब वो लेट चल रहे थे, बावजूद उसके वो अपने समय पर लैंडिंग और टेक ऑफ करते रहे हैं। इस वजह से कंजेशन हुआ। दूसरा ये कि जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, उसने एक ही समय पे इतने ज्यादा स्लॉट बांट दिए हैं कि फ्लाइट की टेक ऑफ और लैंडिंग में बहुत कम समय, 30-30 सेकंड के डिफरेंस में एक फ्लाइट लैंड कर रही है और दूसरी फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है। आपको अगर मुंबई एयरपोर्ट, आप कई बार जा भी चुके होंगे, आपने देखा होगा रनवे वहां पे 2 हैं मुख्य रनवे, जिसमें से कि एक रनवे अक्सर मेंटेनेंस के लिए ऑल्टरनेट तरीके से या तो बंद रहता है, दूसरा सी में जब हाई टाइड्स या लो टाइड्स होती हैं, बारिश होती है, उस दौरान एक रनवे बंद होता है। तो टेक्निकली हम देखें तो एक ही रनवे से मुंबई एयरपोर्ट काम कर रहा है और उस पे एक ही समय में, विशेष तौर पे दिन का जो समय है 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का, उसमें इतनी सारी फ्लाइट्स हैं कि उनकी टेक ऑफ और लैंडिंग प्रभावित होनी निश्चित ही है। इसलिए सरकार ने ये कहा है कि आप इस समय में जो फ्लाइट्स हैं उनको रिशेड्यूल कीजिए। और इसमें जो सबसे बड़ा कल्पिट निकलकर हमारे सामने आ रहा है वो है जो सबसे बड़ा एविएशन का पोर्टफोलियो रख रहा है हमारे पास, इंडिगो एयरलाइंस। वो क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लाइट्स इंडिगो की हैं और इंडिगो की फ्लाइट की लेट लतीफी भी सबसे ज्यादा ही है। अक्सर हमने देखा है कि इंडिगो की फ्लाइट लेट हुई, कहीं और से लेट होती हुई फ्लाइट्स यहाँ मुंबई तक आ रही है, वो यहाँ से लेट हुई, टेक ऑफ लेट। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा इसमें 2 हिस्सेदार है इस पूरी गलती के, वो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और इंडिगो एयरलाइंस। साथ साथ क्योंकि बाकी एयरलाइंस का साफ कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो शेड्यूल है उसमें हम उड़ान भर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है उस दौरान हमारी फ्लाइट्स बहुत कम है, जैसे एयर इंडिया है। ये कल्प्रिट तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये 2 कल्प्रिट है, लेकिन क्या इनकी मिली भगत भी हो सकती है? मैं सीधा सीधा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप फ्लाइट को अपनी क्षमता से ज्यादा अगर स्लॉट आवंटित कर देंगे तो ये तो सरासर पैसेंजर सेफ्टी से खिलवाड़ है। 30 सेकंड में एक फ्लाइट लैंड होगी, दूसरी फ्लाइट टेक ऑफ कैसे हो सकती है? क्या ये चाह रहे कोलैप्स हो जाए? ये तो सिक्योरिटी से खिलवाड़ है। तो क्या ये मिली भगत भी है? देखिए, मिली भगत तो नहीं है, साफ साफ नेग्लिजेंस है, क्योंकि इतनी प्लानिंग हम आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उन्होंने ये कैलकुलेशन नहीं किया और यही वजह है कि ये जो कंजेशन है ये निकल कर सामने आया है। अगर ये प्लानिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कर ली होती, अपनी क्षमता का अंदाजा लगाने के हिसाब से उन्होंने स्लॉट बांटे होते, तो शायद ये नौबत ही न आती कि सरकार को इसमें इंटरफियर करना पड़ता और इस तरह का एक आदेश पारित करना पड़ता, वो भी पायलट के तौर पे, जो कि 1.5 महीने के लिए है। आप ये समझिए कि आने वाले दिनों में जब छुट्टियों का सीजन होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा यात्रा कर रहे होंगे, अपने घरों के लिए जा रहे होंगे, तब क्या सिचुएशन होगी, उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1.5 महीने पहले ये पूरी प्लानिंग, एक पूरा पायलट शुरू किया है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो उसी हिसाब से आगे जो समर शेड्यूल है उसमें स्लॉट बांटे जाएंगे। अमरीश, आज जब हमारे शाम को शो पे हमने बात की तो उसमें सरकार पर यह आरोप लगा कि आपने भी सारी की सारी गलतियां जो हैं वो एयरलाइंस पर थोप दी और बोला कि भैया आपको जैसे मैनेज करना है करो, आप पैसेंजर के साथ जो डील करना है करो, हमने तो आपके फ्लाइट्स को कैंसिल करने का ऑर्डर दे दिया। तो क्या सरकार भी एक तरह से पल्ला झाड़ने के लिए, थोड़ा दिखाने के लिए कि हम भी एक्टिव हैं, इस तरह की प्रवृत्ति दिखा रही है? देखिए दीपक, कई बार क्या होता है कि हमें इस तरह की प्रवृत्ति इसलिए दिखानी पड़ती क्योंकि कुल मिलाकर जो उपभोक्ता है, जो ट्रैवलर है, उसकी सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न है और सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़, कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लिहाजा सरकार अपने तरफ से ये एक प्रोएक्टिव स्टेप ले रही है कि एयरलाइंस की बदमाशी, एयरपोर्ट की जो मनमानी या कहें या फिर मिस प्लानिंग कहें, इनको हम ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनको कहा है कि भाई आप प्लानिंग को ढंग से कीजिए और एयरलाइंस को कहा है कि आप स्लॉट को फॉलो कीजिए, ताकि आगे जाकर इसकी जो दिक्कतें हैं वो बड़ा रूप न लें। यानी कि सरकार, जी हाँ बिल्कुल आपने सही कहा अमरीश, की पैसेंजर सेफ्टी के लिहाज से सरकार सोचकर चल रही है, लेकिन जो MIAL और इंडिगो जैसी एयरलाइंस की जो इनएफिशिएंसी है, जो मिसमैनेजमेंट है, जो इल प्लानिंग है, उसके लिए आप 1-2 नोटिस देकर या उनसे कैंसिल करके, ये मुझे लगता है कि इससे आगे बढ़ना होगा सरकार को, कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना होगा ताकि ये नजीर जाए
कि अब आगे इस तरह का मिसमैनेजमेंट ना उभर कर सामने आए, क्योंकि ये तो देखिए पॉकेट की सेफ्टी तो ठीक है, आपका जो नुकसान हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह के इल मैनेजमेंट से कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज भी तो आ सकते हैं। तो ये बड़ा इशू है, सरकार को इस पे चाहिए कि और आगे अच्छा कदम उठाया, समय पर उठाया, लेकिन आगे बढ़कर नज़ीर देना आवश्यक। जानकार भी मान रहे हैं और हम भी चाहेंगे कि कुछ ना कुछ इसमें आगे हो। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। इंडिया 360 में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए। #Zee India 360 पर राय दीजिए। नमस्कार।